दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं मंजरी जी के साथ और मंजरी जी के साथ जो उनका फैशन स्टोर है M-Fab9, हम वहां पे बैठे हुए हैं। M-Fab9 की जो कहानी है वो मंजरी जी के संघर्ष की कहानी है। हम लोगों ने उनके संघर्ष पे एक लंबा एपिसोड तैयार किया था और उसे आप लोगों ने बेहद पसंद किया। उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उसे आप देखिएगा कि मंजरी जी ने कैसे एक गैराज से अपना बुटीक का सफ़र शुरू किया था और आज M-Fab9 के एक शोरूम में हम लोग बैठे हुए हैं। तो इस संघर्ष की कहानी आप उस वीडियो में सुनिएगा। M-Fab9 में क्या है और इसके आगे क्या होगा, इसके ज़रिए किस तरीके से मंजरी जी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं, गांव में जो रहने वाली गरीब महिलाएं हैं उनको कैसे आगे बढ़ा रही हैं, उनके रोज़गार का एक साधन उपलब्ध करा रही हैं और जो उनका हुनर है तरह तरीके का उसको पूरे भारत में फैलाने की एक कोशिश कर रही हैं। एक उनकी मुहिम है जिसको उन्होंने M-Fab9 का नाम दिया है और इसके ज़रिए वो महिला सशक्तिकरण कर रही हैं। मंजरी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू शैलेंद्र जी। संक्षिप्त में थोड़ी सी कहानी संघर्ष की जो शुरुआत M-Fab9 के पहले की है। शुरुआत किया था हमने अकेले, अगर मैं कहूँ तो 2017 में, लेकिन ऑफिशियली अगर हम इसकी शुरुआत करें तो 2019 में हम लोगों ने 3 अगस्त को स्टार्ट किया। 3 मशीन से स्टार्ट किया, अकेले पहले स्टार्ट किया कुछ 3 लोगों को लेकर के, और कुछ नॉलेज नहीं थी, कुछ पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। रोज़ जूझती थी, करना क्या है ये भी नहीं पता था। गए, परचेजिंग किए, हस्बैंड काफ़ी पुश किए कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम्हारे कपड़ों को पसंद किया जाता है। तो लगा कि हाँ चलो कुछ करना है तो कुछ कर ही लेते हैं। लेकिन लोग बेवकूफ़ बनाते गए, लोग मतलब इतना नहीं, इतना नहीं, इतना अपने कुछ बनाए हुए प्रोडक्ट्स को लेकर के जब बाहर निकले तो वहाँ पर सारा कुछ फेल हो गया। लगा कि ये रिजेक्शन पे गया, वो रिजेक्शन पे गया, इस तरह से कुछ आइडिया नहीं था। खैर वो बहुत एक लंबा अरसा निकल गया उसमें। फिर हम लोग 3 लोगों ने मिलकर के एक कंपनी को लॉन्च किया MFH LLP के नाम से। MFH LLP का जब हमने इसको स्टार्ट किया और 2 महीने 3 महीने, इसका कोई पूरा नाम भी है? हाँ, मंजिया फैशन हब LLP। तो मंजिया फैशन हब, अब उसको ये कह सकते हैं कि वो M हमारे गुरुजी ने कहा कि M नाम ही सूट करेगा और मंजरी नाम ही सूट करेगा, तो मजबूरी हो गई। तो वो मजबूरी हो गई हमारे नाम को लेकर के चलने की। लेकिन चूँकि इस चीज़ को मेरे हस्बैंड भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं कि मैंने इस पर काफ़ी मेहनत की। 2 साल, अगर 2017 से 2019 तक की बात करें, जब तक हमारे पार्टनरशिप कंपनी नहीं बनी थी, एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी थी, तो उस दौरान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। कुछ भी जब आपको नहीं पता होता है, आप दर बदर भटकते रहते हैं, लोग आपके सैंपल्स को रिजेक्ट कर देते हैं। आपको जहाँ पे अगर आपने ये एक प्राइसिंग रखी कि 650 है और सामने वाले के पास गए और कहा कि नहीं ये तो 150 का है, तो लगता है जैसे शॉक लग जाता है, लगता है कि अरे मतलब इतने का भी बन सकता है। वो सब एक बहुत स्ट्रगल था। फिर मतलब हमको जगह नहीं थी, छोटा सा एक कमरा था, उसी में कटिंग, उसी में स्टिचिंग, उसी में सब कुछ था। ये भी नहीं पता था कि इसको लेकर के हमको जाना कहाँ है, मार्केट कहाँ है, कैसे बेचना है, कुछ भी नहीं पता था। कभी आगरा में एक बस जुनून था कि कुछ करना है, और वो क्यों था ये भी नहीं पता था। औरतों को फ्री में हम ट्रेनिंग करना शुरू किए। हमारे इंस्टीट्यूट के ही क्लासेस में हमने बाहर बोर्ड लगाया कि फ्री सिलाई और कढ़ाई केंद्र, वहाँ पे 25 का हमने 75 का बैच डाला। अच्छा। उसके बाद उनमें से कुछ लोग हमारे पास निकल करके आए, लगा कि हाँ चलो इसमें कुछ लोग निकल के, जिसका हमने बैच डाला उसमें से कुछ औरतें निकल के आई। उन्होंने कहा मैम काम पे रख लीजिए। फिर उनकी मशीनों के लिए ODOP का उस समय योगी जी का नया लॉन्च हुआ था। उसमें महिलाओं को वो काफ़ी बढ़ावा दे रहे थे। वहाँ पे हमको एक मुद्रा लोन मिला, 10 लाख का मुद्रा लोन मिला। वो एक तरह से संजीवनी की तरह था मेरे लिए कि वो 10 लाख का लोन है। उससे हमने मशीनें खरीदी। ये भी नहीं डिफरेंस पता था कि कौन सी मशीन लेनी है, क्या नहीं लेनी है। आदमियों का दबदबा था उसमें, जो कारीगर हो गए, मास्टर हो गए, इन लोगों का दबदबा था। मैं बिल्कुल नहीं थी, वो उनको पता चल जाता था कि मैं नहीं हूँ, तो वो अपने इशारे पे मुझे नचाते थे। उनको लगता था कि इनको जो समझाओगे ये वो समझेंगी, उस तरह से ये काम करेंगे। अच्छा, मैं भी डर जाती थी, उनके हिसाब से मैं चीज़ों को करने लगी। लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ पे मेरी पकड़, और चूँकि एक जुनून था, गांव-गांव जा के भटकती थी,
करती रहती थी, सोचती थी कि कहीं तो कुछ टकराएगा, खुद ही कंधे पे बैग टांग करके सैंपल्स ले करके यहाँ वहाँ भटकती थी। फिर उसमें वी मोर के एक मालिक थे, उनसे टकराई। उन्होंने हमारे सैंपल्स को काफ़ी पसंद किया। उनके 7 शोरूम्स थे यहाँ पर, जिसको बाद में वी मार्ट ने ले लिया। अच्छा। उन्होंने उसमें एक एक पूरा हमको सेक्शन दिया, उनको इतना पसंद आया हमारी क्वालिटी, तो उनके यहाँ से काफ़ी अच्छा हमारा रहा। वहाँ से कायदे से शुरुआत हुई, करीब 10,000 प्रोडक्ट्स हमने उनको सप्लाई किए उनके 7 स्टोर्स के लिए। लेकिन वहाँ पर भी मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि जब आप मार्ट के साथ काम करते हैं तो आपको प्राइस में काफ़ी आपको मैच करने के लिए काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। आप 150 में बना दो, आप 100 रुपये में बना दो, 50 रुपये में बना दो, मतलब में 600 से। हाँ, तो वहाँ पे आपकी अपनी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं पे मर जाती है, वहाँ पे क्रिएटिविटी आपकी रहती नहीं है। वो था एक फ्रस्ट्रेशन पॉइंट था मेरा। प्लस हम अपने इंस्टीट्यूट के ही एक कोने के कमरे में हम अपना काम करते थे। पेरेंट्स ऑब्जेक्शन करने लगे कि कारीगर आ रहे हैं, जेंट्स आ रहे हैं, बच्चे सिक्योर नहीं है। मुझे भी लगता था, तो हमने पास में ही एक और घर लिया, वहाँ पर हमने उसको शिफ्ट किया। लेकिन वो दिन रात मुझे चिंता सताई जाती थी कि सैलरी कैसे देना है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे सब डिज़ोल्व हो गया, सारे एफडीज टूट गए, सब कुछ हुआ। मतलब वो एक बहुत संघर्ष है कि आपका एक एक पैसा आपका देखते देखते ख़त्म हो गया और रास्ता सूझ नहीं रहा था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग लखनऊ में होती ही नहीं थी। अगर हम चिकन इंडस्ट्री को हटा दें तो लखनऊ में हम अकेले मैन्युफैक्चरर हैं आज की डेट में। अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं, क्योंकि लोग हिम्मत ही नहीं करते हैं। यहाँ पे मैन पावर महंगा, यहाँ पे लोग महंगे, या तो बुटीक का कंसेप्ट है कि जहाँ पे आप कुछ का कुछ आप ले सकते हो पैसा। लेकिन जब आप बल्क में जाते हो तो आप उसमें कुछ का कुछ नहीं ले सकते हो, आपको उसको हर जगह पे आपको कॉस्ट कटिंग करनी होती है। वहाँ पे 1 इंच का भी मतलब होता है, 1 रुपये का भी मतलब होता है। तो वो सब चीज़ें मुझे सीखने में टाइम लगा, लेकिन पढ़ती जाती थी। कभी यूट्यूब चैनल से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, जहाँ पे जिस तरह की भी स्टार्टअप स्टोरीज होती थी उसको पढ़ती थी, कहीं ना कहीं पे फाइट करती थी। करते एक लेडी से मैं टकराई। हम लोगों ने 2019 में फिर हम ऑलमोस्ट मैं गिव अप कर चुकी थी, मुझे था कि मैं अब नहीं चला सकती। तो 2019 में ही हम लोग गए, लंदन गए थे हम लोग। वहाँ पर एक कंसेप्ट देखा था, पाकिस्तान का एक ब्रांड था। अच्छा। और मैं अपने हस्बैंड को बहुत टाइम से पुश कर रही थी कि तुम आ जाओ, नहीं तो मैं इसको बंद कर दूंगी, मेरे से ये नहीं चल रहा है। ये एक स्थिति आ तो गई थी मेरे लाइफ में कि मैं बिल्कुल फेडअप हो चुकी थी इस काम से। उन्होंने कहा कि नहीं मेरे, अच्छा वो इंजीनियर आदमी, उनको बिल्कुल इस फील्ड की नॉलेज नहीं। बोले कि मैं इसमें क्या करूँगा, मैं एक ट्रांसफार्मर्स बनाता हूँ और मैं कपड़े के उसमें कोई काम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एनी हाउ जब उन्होंने लंदन में वो देखा तो उनको लगा कि हाँ, अगर तुम इस तरह से काम करना चाहो तो हम लोग एक ब्रांड इस्टेब्लिश कर सकते हैं और देन हम लोग उसको बड़ा एक शेप और साइज़ दे सकते हैं। उस कंसेप्ट के साथ आई वापस से, मैंने अपने जितने भी हमारे पुराने प्रोडक्ट्स है उसको कौड़ियों के दाम सब बेच दिया, नए तरीके से काम करना शुरू किया, हैंडलूम पर काम करना शुरू किया। चूँकि मैं बनारस की हूँ, मैंने वहाँ पे गली गली में देखा है हैंडलूम का काम होते हुए, वहाँ पे लूम्स पे काम होते हुए। वो कहीं ना कहीं पे मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, मैं उसी तरह के कपड़े पहनती थी। तो मुझे लगा कि नहीं, इस पे काम करते हैं। हम लोगों ने 2 से 3 महीने के अंदर ही मैंने काफ़ी रिसर्च किया और जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस था वो मुझे कहीं ना कहीं पे काम आया। और 2019 में अक्टूबर में 15 अक्टूबर को हम लोगों ने पहला M59 स्टोर को ओपन किया। ऑफिशियली हम अगर बात करें तो M59 अक्टूबर में ओपन हुआ, 3 अगस्त को इसकी नींव रखी गई और अक्टूबर में इसको ओपन किया गया। उसके बाद हमारे तीसरे पार्टनर भी हमारे साथ में जुड़े। हमारा उसके बाद सेकेंड स्टोर हमारा लखनऊ में ही एक और लोकेशन पे ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद 5 मार्च को वो ओपन हुआ और 20 मार्च से हमारा लॉकडाउन, कोविड आ गया। तो वो 15 दिन के लिए वो हमारा स्टोर ओपन हुआ और उसके बाद 15 दिन के बाद उसको हमको बंद करना पड़ा। बहुत लंबा एक सभी पूरी दुनिया ही कोविड से झेली, हम लोगों ने भी झेला। फिर भी हिम्मत एक टाइम नहीं हार रही थी, लेकिन करते करते कोविड का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आना शुरू हुआ लोगों की लाइफ पे कि मुझे लगा कि सब बंद कर देते हैं। और गिव अप करने को सोचा कि लास्ट टाइम एक बार अपने सारे लोग जो हैं, तब तक में बहुत सारी औरतें जुड़ गई थी, बहुत सारे लोग जुड़ गए थे, 25-30 लोगों की एक टीम हो गई थी। उन लोगों को बुलाया कि हम इसको बंद करना चाहते हैं। लिटरली वो मैं बता नहीं सकती वो सीन कैसा था शैलेंद्र जी की, मेरे पैर पे लोग गिर के रोने लगे और कहने लगे कि मैम आप पैसा मत दीजिए, लेकिन आप काम चलाते रहिए, जैसे कि हमको ये रहेगा कि चलो आज नहीं तो कल तो पैसा मिलेगा। तो मैं भगवान को बहुत मानती हूँ और मुझे लगता है कि सब कुछ ऊपर से ही लिखा होता है, हम और आप सिर्फ कठपुतली की तरह नाचते रहते हैं, ये वाली चीज़ है। तो
उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है मई में कि जून से हम 5 जून से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर भगवान को देना होगा तो देंगे और तुम लोग की सैलरी निकलेगी, नहीं तो फिर मैं बंद कर दूँगी। लेकिन पूरा कोविड बीता, सब कुछ बीता, कभी ऐसा दिन नहीं आया कि जब मैं उनको सैलरी न दे पाऊँ। ये भगवान की मेहरबानी हमारे ऊपर रही, वो भी था। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक और स्टोर ओपन किया। आज हमारे 3 स्टोर्स हैं लखनऊ में अगर हम बात करें तो हमारे 3 स्टोर्स हैं। इन बिटवीन जो हम जब कोविड के टाइम से गुजर रहे थे, मैं कुछ हैंडीक्राफ्ट पे ढूंढ रही थी चीज़ों को, क्योंकि मेरा हमेशा से था इस स्टोर को ओपन करने से पहले से ही हमारा एक कंसेप्ट क्लियर था कि हमको इंडिया में जो हमारे गांव में चीज़ें गुम हो गई हैं, हस्तकला, उनको हमको वापस से रिवाइव करना है। कहीं ना कहीं पे हमको उनको पूरे वर्ल्ड में पहुंचाना है। अच्छा, मैं भी बचपन से हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाती थी, और मम्मी बहुत ज़्यादा, मेरी मदर जो है वो हर छुट्टियों में धक्का मार करके ये सिलो, वो बनाओ, वो काढ़ो, वो चादर बनाओ, तो वो नेल्स वाला वो सारी ट्रेनिंग काम आई। वो मतलब उनको तो था कि वो बैठे नहीं देख सकती थी, उनको मुझे देख के कुछ प्रॉब्लम होने लगती थी। तो मैं अपनी शादी में भी इतने सारे चादरें काढ़ करके लेके आई थी कि मेरी मदर इन लॉ जो भी आते थे ना, उनको पूरा बक्सा खोल करके दिखाती थी, मंजी ने ये भी बनाया, मंजी ने वो भी बनाया, वो भी बड़े चाव से दिखाती थी, और बहुत खुश होती थी उसको दिखा करके कि मैंने अपने हाथ से बनी हुई चीज़ें लेके आई। वो कहीं ना कहीं पे एक बैक ऑफ द माइंड, जैसे आप बचपन में कोई चीज़ करते हैं ना, तो उस समय जब माँ लोग डांटती हैं तो आपको नहीं लगता है कि वो चलते चलते चादर खींच रही हैं, आप अनकॉन्शियसली उसको देखते रहते हैं। और जब आप उस एज में आते हैं ना, तो आप भी वही सेम चादर वैसे ही खींच के ठीक करने लगते हैं। तो वो कहीं ना कहीं पे वो जो अनकॉन्शियस ट्रेनिंग होती है अपने पेरेंट्स से, वो मुझे कहीं ना कहीं पे काम आया। और मुझे लगता है कि वो एक ऐसी चीज़ थी जहाँ पर कि बार बार मुझे लगता था कि हमारे लकड़ी के खिलौने जो हमारे गुम हो गए हैं, या मैक्रम के जो काम है, जो रस्सियों से, जो जूट से काम है, मुझे वापस लेकर के आना है। मैं हर किसी को कहती थी कि मैं चीज़ों को दिखाती थी, जो कि मैं खुद उसको बनाया करती थी बहुत साल पहले। तो मैं उनको दिखाती थी कि इसको बनाने वाला कोई मिले। करते करते एक लेडी, एक बार्बर शॉप था, वहाँ पे मेरा ही एक बंदा गया और उसने वहाँ से फ़ोटो खींच के लाई कि मैम आप देखिए, आप इसी चीज़ को ढूंढ रही हैं, ये यहाँ पे एक शॉप में टंगे, हमने पता करो कि किसने बनाया है। उस लेडी को पकड़ करके ले करके आओ। तो खैर पता चला कि काफ़ी दूर यहाँ पर एयरपोर्ट के पास में वो लेडी रहती है। अच्छा। तो हमने अपने 2-4 बंदों को भेजा, हमने कहा जाओ उसको गाड़ी में बिठा के लेके आओ, मुझे उससे मिलना है। क्योंकि लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में चिकनकारी सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि चिकनकारी पे हम लोग काफ़ी काम करते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो गांव में अभी भी हैं, पर हम उस तक पहुंच नहीं पाते हैं जी। जैसे कि हम लोग अगर जो घास से जो बनते हैं, दौरी जिसको हम लोग बोलते हैं, शादी ब्याह में चलता है, डलिया चलती है, उन सब चीज़ों को मुझे एक दिमाग में था कि मुझे इसको इंटरनेशनल मार्केट में लेकर के जाना है, इसको मार्केट करना है, इनको हमको रोज़गार देना है। वो कहीं ना कहीं पे धीरे धीरे उस पूरे कोविड काल में ये बहुत दिमाग के अंदर बैठ गया कि मुझे एक मतलब जो मैं स्टार्ट की थी तो कंसेप्ट क्लियर नहीं था कि मैं क्या करना चाहती हूँ। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मेरे दिमाग में ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि मुझे अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, मुझे अपनी भूली हुई चीज़ों को पूरे वर्ल्ड में लेकर के जाना है। इस पर हमने काम करना शुरू किया। उसमें ही उस लेडी से मैं टकराई, उसको बुलाया, उसको मैंने 3-4 सैंपल्स बनवाए। उसका हाथ बहुत साफ था। मैंने कहा तुम अपने साथ अब कुछ ट्रेनिंग के लिए लड़कियों को रखो। हर हफ्ते वो आती थी, उसको मैं नए काम देती थी। इस तरह से धीरे धीरे मैं उसकी जगह पे जाने लगी। वहाँ पे उसी के ही कमरों में मैंने 1, 2, 4, 5 औरतों के साथ मैंने काम को शुरू किया। ट्रेनिंग सेंटर खोला। ट्रेनिंग सेंटर वो मास्क डबल लगा के लोग काम करते थे, क्योंकि कोविड का तो चल ही रहा था, पूरा टाइम चल रहा था। वो काफ़ी हमने बनाया, काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से डिज़ाइन किया। वो पूरे कोरोना टाइम को मैंने उसमें यूटिलाइज़ किया। अच्छा। और साथ ही साथ जो फैक्ट्री थी छोटी सी, हमारा जो वर्कशॉप था, वो अपने घर पे शिफ्ट किया, क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा था, बहुत सारे तरह के हम लोग प्रॉब्लम्स झेल रहे थे। तो वहाँ पर वो काम होता था, प्लस मैं सेंटर जा कर के ये करती थी। फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं पे ये लगने लगा कि जो आदमियों का दबदबा था उस पूरे फील्ड में, मास्टर से लेके कारीगर से लेकर के, तो मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे औरतों को ट्रेन करना है, और इसमें धीरे धीरे आदमियों को हटा करके औरतों की पूरी फोर्स डालनी है। मैंने उनको जो वो रस्सियों से चीज़ें बनाती थी उसका एक बैच अलग किया, और उन्हीं औरतों को मैंने पूछा कि आप लोग सिलाई करना चाहते हो। मैंने उनको ट्रेनिंग शुरू की। पूरे करीब 6 महीने
मैंने उनको लगाए, मेरे बहुत पीस ख़राब हुए, मेरे बहुत कपड़े ख़राब हुए, लेकिन मैंने पूरा मैंने करते करते मैंने अपनी पूरी जान झोंक दी उस पर्टिकुलर गांव में। और मुझे धीरे धीरे इतना मज़ा आने लगा उनके साथ काम करके कि मैंने अपने माइंड को मेकअप करना शुरू किया कि नहीं, यहाँ से इसको हटाना है और पूरा सेटअप मुझे गांव में ले जा करके करना है। मैं उस माहौल को बहुत अच्छा मुझे लगता था, मुझे उनके बीच में बहुत अच्छा लगता था। वो अपने बच्चों के साथ आती थी, उनके लिए मतलब मुझे इतना मेंटल सेटिस्फैक्शन देता था। मुझे लगता था कि शायद मैं इसी चीज़ की तलाश कर रही थी और यहीं पे आकर के मेरी तलाश खत्म होती है, क्योंकि इनिशियली मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या करना चाहती हूँ। बस कुछ करना है, कुछ किसी को सिखाना है, क्या सिखाना है, क्या करना है, कुछ भी क्लियर नहीं था। और अभी जो आपके यहाँ है स्टोर में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है लोगों के लिए? हमारे यहाँ सभी कुछ है। जैसे हमारे यहाँ बताऊँ कि हमारे यहाँ लेडीज़ अब इतनी ट्रेंड है कि वो वीविंग जो हैंडलूम्स होते हैं, वीविंग से ले करके मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ लेडीज़ करती हैं और उनकी फिनिशिंग में आप कमी नहीं उठा सकते। मतलब एक बार जो कहने को दुबई से और कहाँ से जो कारीगर आए हैं, आप उनके में उठा करके 4 कमियां निकाल सकते हैं, पर जो हमारी लेडीज जो ट्रेंड हुई हैं इस बीच में, उनकी कमियां नहीं निकाल सकते। वो सब कुछ करती हैं। वो हमारी दरियाँ बनाती हैं, रग्स बनाती हैं, लूम्स पे बैठती हैं, कटिंग करती हैं, बड़ी वाली आयरन मशीन पे आयरन करती हैं, फिनिशिंग देखती हैं, क्वालिटी चेक करती हैं, ज्वेलरीज बनाती हैं, बैग्स बनाती हैं, जेंट्स सेगमेंट पूरा देखती हैं, कुछ भी बनाती हैं। तो जेंट्स सेगमेंट में पैजामा कुर्ता सदरी है। बच्चों का सेक्शन हमारे पास है जिसमें कि ट्विनिंग कंसेप्ट है, मदर के जैसा डॉटर का। अलग से भी कुछ फ्रॉक्स वगैरह हैं, वो सब भी हैं। एप्रन से लेकर के मास्क से लेके ज्वेलरी से लेके मेरे ख्याल से आपको पूरे स्टोर में सब कुछ दिख जाएगा। होम फर्निशिंग सब कुछ है। इसीलिए हमने उसके बाद में 3 ब्रांड्स को बनाया। M-Fam9 से शुरू किया, उसके बाद हमने उसके 2 सिस्टर फर्म्स उसके बनाए, जिसमें कि हमारे 2 ब्रांड्स और हमने डेवलप किया, जिसमें कि एक मधुशा है। मधुशा हमारा पॉकेट फ्रेंडली ब्रांड है। जिसमें 500 to 1500 की रेंज में ही हमारा वुमेन सेक्शन है, प्रोडक्ट्स है। उसमें केवल वुमेन सेक्शन है। हम लोग अब मेन सेक्शन भी उसमें लेकर के आने वाले हैं आने वाले समय में। तो वो खास तौर पे उसमें कुर्तियाँ बॉटम, कुर्ती बॉटम सेट या कुर्ती बॉटम दुपट्टा सेट, इस तरह के हमारे प्रोडक्ट्स हैं। कुछ ज्वेलरी का सेक्शन है जहाँ पर कि हम मधुशा ब्रांड को डेवलप किए। 500 to 1500 जो पॉकेट फ्रेंडली और रीजनेबल एक ब्रांड हमने बनाया, डेवलप आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल नहीं, हम लोग जीरो वेस्ट पे काम करते हैं। तो जो हमारी कटिंग्स निकलती हैं, हम उसी से बेल्ट्स डेवलप करते हैं, ज्वेलरीज डेवलप करते हैं। हम उन्हीं सब चीज़ों से ही बाकी प्रोडक्ट्स को हम डेवलप करते हैं। तो उसमें हमारा कोशिश ये रहती है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं, हम रिसाइकिल कर सकें उसे, तो हम उसको रिसाइकलिंग पे काम करते हैं। तो इस तरह से तीसरा हमारा ब्रांड है जो है मैनजोर। मैनजोर हमारा होम फर्निशिंग और एसेसरीज ब्रांड है। जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोग रिसाइकलिंग करते हैं, जो हमारे कटिंग के बाद जो फैब्रिक्स बचते हैं उससे हम ज्वेलरीज ज्वेलरीज, बेल्ट्स, स्क्रंचीज, बैंड्स, तमाम तरह की चीज़ें, बैग्स, छोटी पोटलियाँ, इस तरह की चीज़ों को हम डेवलप करते हैं। उसमें हम उन सब जो हमारी कटिंग्स हैं उसको हम लोग यूज़ करते हैं। और ये सब M-Fam9 के अंदर है? ये हमारा MFH LLP के अंदर है। एक्चुअली मंजरिया फैशन हब LLP हमारी मेन कंपनी है, जो 3 पार्टनर्स कंपनी है। और बाद में 2 पार्टनर्स हमारे जुड़े। शुरुआत डेफिनेटली मैंने अकेले की, गिरते पड़ते रोते गाते, लेकिन उसके बाद हमारे 2 पार्टनर्स जुड़े जो इसको शुरुआत मैंने की, लेकिन उसको शेप एंड साइज़ एक्चुअली अब वो लोग देने का काम कर रहे हैं कि उसको शेप एंड साइज़ किस तरह से अक्रॉस इंडिया ही नहीं, वो ग्लोबली इसको कैसे लेकर के जाया जाए। तो प्रोडक्शन का पार्ट मैं आज भी देखती हूँ, क्योंकि वो स्टार्ट मैंने किया तो मेरा उनके साथ में कनेक्शन है, प्लस वो हमारे साथ में कंफर्टेबल है, हमारे साथ काम करने के लिए कंफर्टेबल है। तो इस तरह से हम वहाँ पर काम करते हैं। और MFH LLP के अंडर में ये तीनों ब्रांड्स आते हैं। प्रीमियम ब्रांड हमारा M-Fam9 है, उसके बाद हमारा पॉकेट फ्रेंडली और इकोनॉमिकल ब्रांड जिसको कह सकते हैं वो हमारा मधुशा है, और मैनजोर हमारा होम फर्निशिंग और एसेसरीज ब्रांड है। हम आने वाले समय में इसमें हमारा फुटवेयर भी आ रहा है, इसमें हमारे फर्नीचर्स भी आ रहे हैं, जो लकड़ी के बने हुए फर्नीचर्स हैं हमारे, वो भी आने वाले प्रोडक्ट्स हैं जो कि आने वाले टाइम पर आ जाएंगे। तो एक तरह से आपके सारे स्टोर में सारे उपलब्ध रहेंगे? सारे
हमारे स्टोर में सारे उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा हम फ्रेंचाइज पे काम कर रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी जो भी हमें देख रहे हैं वो हमारे साथ फ्रेंचाइज के लिए जुड़ सकता है। एमफैम 9 के भी फ्रेंचाइज ले सकते हैं, और अगर उनको लगता है कि हमको एक रीजनेबल ब्रांड करना है तो वो मधुशा का भी सेपरेट फ्रेंचाइज ले सकता है। अच्छा। अगर हम एमफैम 9 के फ्रेंचाइज पे जाते हैं तो उसमें तीनों ब्रांड्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, लेकिन अगर मधुशा पे जाएंगे तो वो केवल मधुशा के लिए ही हमारा फ्रेंचाइज होता है। अच्छा। तो इस तरह से हम अक्रॉस ग्लोबल हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम एक्सपोर्ट पर भी काम कर रहे हैं। तो अभी तो आप लखनऊ में हैं, लखनऊ के बाहर कैसे काम कर रहे हैं? नहीं, हमारा लखनऊ में तो स्टोर्स हैं हमारे, जैसे मैंने बताया, लेकिन इसके अलावा हमारा दिल्ली एनसीआर में हमारे अप्रोक्सीमेटली 20 मल्टी ब्रांड स्टोर्स के साथ में हमारे टाइप्स हैं, जहाँ पे कि हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं। इसके अलावा हम लोग उत्तराखंड भी हम लोग पूरा कवर कर रहे हैं, और अभी हमारा पूरा यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर, अच्छा। इतनी जगहों पर हमारी प्रेजेंस है। और साथ ही साथ में हमारा झारखंड में भी हमारा प्रेजेंस है, जहाँ पर कि हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो इसके जरिए आप महिला सशक्तिकरण कर रही हैं। बिल्कुल। दूसरा, हमने देखा कि जो आप पब्लिसिटी करती हैं, मॉडलिंग वगैरह, वो भी सब लोकल और आप अपने बीच के लोग होते हैं जिनको आप... बिल्कुल। मैं मेरी पूरी कोशिश, देखिए मैं मतलब फिल्में देखती हूँ, मैं फिल्म स्टार्स के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे इस चीज़ को कोई अदरवाइज न ले, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे लिए वही हमारे लिए हीरोज़ हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, जिन्होंने अपने आप को झोंक रखा है, जिनका बच्चा बगल में बैठ के पढ़ाई करता है और वो वहाँ पर काम करती हैं, जिनका हस्बैंड डंडे से उनको मारता है, शराब पी करके नाली में पड़ा रहता है और वो काम करती हैं। तो मैंने जैसे बताया ना भैया कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बस एक बैक ऑफ द माइंड था कि मुझे कुछ करना है और मुझे किसी को कुछ सिखाना है, पर चीज़ें बहुत क्लियर नहीं थी। अब मेरे पास बिल्कुल क्लियर है, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि मुझे इन्हीं के साथ जीना है, इन्हीं के साथ मरना है, इन्हीं के साथ काम करना है। और मुझे दुनिया में सबसे अधिक खुशी 2 ही जगह पे मिलती है, चाहे एक फैमिली को तो छोड़ दीजिए, जो कि फैमिली तो अपने उस टॉप पर रहती है, लेकिन उसके अलावा मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करती हूँ। चाहे वो मेरे इंस्टीट्यूट में मेरे बच्चे जब आकर के मेरे से गले लगते हैं दौड़ के आकर के, और जब मैम करते हैं, वो मुझे जो फीलिंग देती है वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। और साथ ही साथ में जब मैं अपने काम पर पैर रखती हूँ और जब वो मतलब उनके आँख से आंसू गिरते हैं जब उनके हाथ में सैलरी आती है, तो मुझे लगता है कि मतलब शायद मेरा लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन ये था कि मैंने यहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश किया और मैं इनके लिए कुछ करके जाऊँ, ये एक जरूर। तो वही मैन्युफैक्चरर हैं, वही आपके मॉडल भी हैं? वही मेरे मॉडल है, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ वही है। तो इसीलिए जो लोग भी मेरे से जुड़े हैं वही मेरे लिए सब कुछ है। मेरे मॉडल भी वही है। मैं उनको अभी हम लोगों ने 75वां आज़ादी का महोत्सव हम लोग मना रहे थे, इंडिपेंडेंस डे। अनफॉर्चुनेट ये रहा कि उन लोगों ने अपने ही बनाए हुए कपड़े पहने, और बहुत उन्होंने प्रैक्टिस की फैशन शो करने के लिए। फोटोग्राफर सब कुछ सेट था, पूरा हम लोगों ने अरेंजमेंट्स किए थे और बहुत तैयारियां थी। हमारे साथ एक मेकअप टीम थी, बहुत फेमस यहाँ के लखनऊ के हैं, उसने बहुत सपोर्ट किया। उनकी पूरी टीम आई, उनको पूरा सजाया, उनके बाल बनाए। लेकिन प्रोग्राम शुरू हुआ और बहुत बुरी तरह से आंधी पानी आ गया। वो आया और उनके सारे अरमानों पे पानी, मेरे आँख से आंसू गिर रहे थे और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या कहूँ। लेकिन उनका जोश उसमें भी कम नहीं हुआ। वो बारिश में भीगते रहे और बोले मैम इसी में हम लोग मॉडलिंग करते हैं, और उसी में ही हम लोगों ने मस्ती की, धमाल किया। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम पे हम उनके लिए फिर से इसको रखने जा रहे हैं। हमारे वही लोग हमारे ही कपड़े पहन करके रैम वॉक करेंगे और वही मेरे लिए मॉडल्स हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है। तो ये मुझे लगता है कि महिला ये आपका जुनून है, महिला सशक्तिकरण मेरा जुनून। अब तो ये जुनून और मुझे लगता है कि टाइम टू टाइम ये मेरे लिए थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो लोग मुझे मतलब मेरे दोनों पार्टनर, जिसमें कि एक मेरे हस्बैंड ही हैं और एक हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, तो वो लोग कहते हैं कि ये वर्कोहॉलिक हो गई है और वो जुनून जो है वो सर पर चढ़ के बोल रहा है। तो मुझे अच्छा लगता है। पर आप अपने जब काम को एंजॉय करते हो ना, तो आपको फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मैं अपने काम को एंजॉय करती हूँ। मैं चाहती तो आशीष जी के साथ मेरी ज़िंदगी बड़े आराम से बीत सकती थी। उनका काफ़ी बड़ा बिजनेस, सब कुछ था, आराम से बैठती, सेल्फी वेल्फी खिंचवाती, 2-4 पार्टीज अरेंज जाती और आराम से एक बढ़िया सोशल फिगर बन करके रहती। लेकिन वो लाइफ मुझे पसंद नहीं थी। मुझे हमेशा से था कि नहीं, मैं कुछ तो करना है, कुछ सिखाना है। और ये बचपन से था। मैं अपने सारे भाई बहनों को भी पढ़ाया बढ़ाया सब करती थी।
जो कि टीचर आ सकते थे, लेकिन कभी भी टीचर्स नहीं रखे गए, कुछ नहीं। जॉइंट फैमिली में रहती थी, चाची के बच्चों को भी, सबको मैं बिठा के पढ़ाना, सिखाना, उनको बताना। तो बचपन से जो शौक चला, से जो था वो अब आगे बढ़ता गया। कह सकते हैं। दोस्तों, ये है मंजरी जी की कहानी कि उन्होंने जो बचपन में सीखा उसको आगे बढ़ाया और आज उसके जरिए महिला सशक्तिकरण कर रही हैं, समाज को एक दिशा दे रही हैं। बहुत शुक्रिया मंजरी जी आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो और मच। सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया। देखते रहिए और मंजरी जी का पिछला वीडियो देखने के लिए आप हमारे लिंक को ओपन करिएगा, वहाँ मिल जाएगा। शुक्रिया। थैंक यू।